हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मैंने आप सब लोगों के साथ साझा कर दी है और आज उसी कड़ी में एक नई वीडियो में जोड़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन कम समय में मैं काउंसिल ऑफ स्टेट से जुड़े हुई सभी पहलुओं को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम लोग राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग संसद के दूसरे पहलू, जिसे हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगली लाइन की तरफ। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि अनुच्छेद 80(3) को इसमें कवर किया जाए। अनुच्छेद 80 के तीसरे भाग में क्या बताया गया है कि भारतीय संसद या भारतीय पार्लियामेंट, आप लोग जानते हैं कि दो हिस्से में विभाजित है, जिसमें एक हिस्से में लोकसभा और दूसरे हिस्से में राज्यसभा का जिक्र किया जाता है। लोकसभा के विषय में मैं आप सब लोगों के साथ एक वीडियो पहले ही शेयर कर चुका हूं। आज हम लोग बात करते हैं राज्यसभा। तो अनुच्छेद 80(3) के तहत ये कहा जाता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है इन 12 सदस्यों का। और ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव नहीं होता, तो ये किसी विशेष क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, विशेष क्षेत्र से आते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? वह व्यक्ति जो साहित्य से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जो कला से जुड़ा है, वह व्यक्ति जो विज्ञान से जुड़ा है, और वह व्यक्ति जो समाज सेवा से जुड़ा है। ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है नॉमिनेशन का कार्य? नॉमिनेट कौन करता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, लाइट डाल लेते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, ये 12 सदस्य देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या मनोनीत होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इन्हें नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं, परंतु राष्ट्रपति का ये स्व विवेक नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें वर्तमान या मौजूदा जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद से परामर्श लेना होगा। मंत्री परिषद के परामर्श पर, सलाह पर ही राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं राज्यसभा में कुल सदस्यों की। तो कुल सदस्यों की यदि हम बात करें राज्यसभा में, ये तो मैंने बताया कि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लेकिन कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य हैं 245। ये 245 किस तरह से हैं? भारतीय संसद में जो राज्यसभा है, जो परमानेंट हाउस है, वो 245 सदस्यों के द्वारा कंप्लीट होता है। इन 245 सीटों में लगभग 233 जो सीटें हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, अर्थात इनका चुनाव किया जाता है
और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये 233 और ये 12 मिलकर 245 सदस्य कुल बनाते हैं। इनका जो 233 सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। इसमें नियम, कानून, योग्यताएं सब का जिक्र किया गया है। और निर्वाचन की जो पद्धति है उसके बारे में हम एक बार जिक्र कर लेते हैं। निर्वाचन की पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ये चुनाव लड़ते हैं। इस पद्धति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत इन 233 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये सदस्य आते कहाँ से हैं, तो इसके विषय में क्या बात बताई गई है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो कहाँ होता है, इसे हम एक बार लिख लेते हैं। वो सभी राज्यों की विधानसभा के द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक राज्य को या प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का अलॉटमेंट है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 31 सीटों का प्रावधान है कि 31 सदस्य निर्वाचित होकर संसद के राज्यसभा में जाते हैं। तो अलग अलग राज्य के लिए ये संख्या अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं। कार्यकाल क्या कहता है इनका कार्यकाल कहता है 6 वर्ष कि निर्वाचन या मनोनीत होने के बाद ये अपने पद पर कुल 6 वर्ष तक बने रहते हैं। इसमें एक प्रावधान और है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है, कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। ये पॉइंट कार्यकाल के संबंध में अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा परमानेंट नहीं है, राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि राज्यसभा को, भारतीय संसद के राज्यसभा को पहले हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। तो लोकसभा वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। इसी तरीके से अगर हम राज्यसभा का पहला गठन देखें तो राज्यसभा का पहली बार या राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था, तो इसके संबंध में हम लोग बात करते हैं 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952। और अगर हम इसकी पहली बैठक की बात करें तो राज्यसभा के गठन के बाद राज्यसभा के सदस्यों की, जो यहाँ लिख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। 13 मई 1952 को हुई थी इसकी पहली बैठक। तो राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो इस कारण
हम राज्यसभा को संसद का परमानेंट हाउस भी कहते हैं, परमानेंट हाउस, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के संबंध में कुछ और बातें करते हैं। हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, निर्वाचन वाले, जिनका चुनाव होता है, जिनका निर्वाचन होता है, उनकी योग्यताएं क्या हैं। मनोनीत वाले की बात नहीं करेंगे फ़िलहाल, अभी हम निर्वाचन वाले की बात करेंगे। तो इनकी योग्यता में जो पहली योग्यता है, पहली योग्यता ये है कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, अगर हम उम्र की बात करें, जैसे हम लोकसभा की बात कर रहे थे कि लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई अन्य योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी संपूर्णतः संसद पर निर्भर करती है। संसद चाहे तो इनकी योग्यता के संबंध में कोई कानून या कोई नियम बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। राज्यसभा से जुड़ी हुई कुछ और जल्दी से ख़त्म होने वाले पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हैं, विशेष प्रावधान। हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर विशेष प्रावधान। ये विशेष प्रावधान किसके संदर्भ में है? विशेष प्रावधान है ये राज्यसभा के संदर्भ में। कुछ बातें कर लेते हैं महत्वपूर्ण। राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, यहाँ नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद पर रहने वाले पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नंबर 2, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ना ही तो इनको मनोनीत किया जाता है और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हैं। परंतु सदस्य ना होते हुए भी उपराष्ट्रपति यदि आवश्यकता होती है तो निर्णायक वोट दे सकते हैं। निर्णायक वोट दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को यदि उनके पद से हटाना हो तो इसके लिए राज्यसभा में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाना होगा। यहाँ लिख देंगे, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो राज्यसभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, मैं सभी बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ज़रूरी है वो मैंने अपनी इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप काउंसिल ऑफ स्टेट या जैसा कि मैंने आपको बताया राज्यसभा से जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही होगी और इसी आशा के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।